आप सब लोग भली भांति परिचित हैं रियल एस्टेट के वर्तमान हालातों से। कोरोना वायरस से हम लोग अभी जूझ रहे हैं, देश पूरा जूझ रहा है, इवन दोस्त पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है अभी दोस्तों। तो क्या अब इसके बारे में और अधिक चर्चा करने की मैं नहीं समझता जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में और उससे जो हानियां हो रही हैं, उससे जो परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में आप सब लोग अवेयर हैं। न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर्स भरे पड़े हैं इन चीजों से। तो बिना समय जाया किए, ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। वर्तमान हालातों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री किन दौर से गुजरेगी, किस तरीके से नए नवाचार इस इंडस्ट्री में होने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं बात करना चाहूंगा कि 2003 में एक बहुत बड़ा ऐसा ही मंदी का दौर आया था जो आपने और हमने देखा था। सार्स से एक वायरस आया था जिससे पूरी दुनिया इफेक्टेड हुई थी उस समय भी, और उस समय भी काफी ज्यादा ग्राफ जो है वो अर्थव्यवस्था का नीचे आया था। एक मंदी का दौर जो है वो उस टाइम भी आया था, लेकिन उस दौर से भी हम लोग बाहर निकले और हम लोगों ने उस दौर से निकल करके भी काफी कुछ नया किया। दुनिया के जितने भी सबसे बड़े स्टार्टअप बने वो इसी दौरान बने। दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल स्टार्टअप्स में यूं कहूं कि इस 2003 की क्राइसिस के बाद ही बन पाए। इसके बाद ताजा हम लोगों ने अभी एक देखा नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, और डिमोनेटाइजेशन के बाद में हमने देखा कोरोना। तो दोस्तों जब सार्स 2003 में आया, 2003 की मंदी आई, उसका रिजल्ट निकला दुनिया के पावरफुल स्टार्टअप्स। जब डिमोनेटाइजेशन आया, नोटबंदी हुई, तो उसके रिजल्ट निकल करके आए कि बहुत सारे पावरफुल ग्रुप्स क्रिएट हुए, जिनमें से एक ग्रुप है आपका खुद का अपना होमलैंड ग्रुप। अभी जो रणबीर जी कह रहे थे कि आज बड़े बिल्डर्स ने यदि हमें मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे काम करने का, यदि आज हमारे साथ बड़े ब्रांड्स जुड़ पाए, बड़े टाई अप्स हो पाए, तो वो इसी वजह से हो पाए कि नोटबंदी हुई। दोस्तों हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, हर चीज में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को हमें तलाश करना पड़ेगा। यदि डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो हमारे पास शायद ये अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। हो सकता है दुनिया में बहुत बार जब ऐसे क्राइसिस आती हैं, जब इंडस्ट्री डाउनफॉल की तरफ जाती है, जब बहुत बड़े फिल्टर्स लगते हैं मार्केट में, और केवल वो लोग बच पाते हैं मार्केट में जो जिंदा दिल लोग होते हैं, जो पावरफुल और एनर्जेटिक लोग होते हैं, जो विजनरी लोग होते हैं, जिनका विजन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, जो दूर तक जाने की सोच रखते हैं, जिनमें मादा होता है कुछ बड़ा करने का, जो डेडिकेटेड होते हैं। वो इस तरीके से नहीं होते कि हवा के झोंके के साथ अपने रुख को बदल दें। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, सामने से तेज आंधी आई तो व्यक्ति पलट के दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया। तो हमें उस व्यक्ति की तरह नहीं बनना है, उस हवा के रुख के अगेंस्ट जाकर के जो डिसीजन हमने लिया है, जिस इंडस्ट्री में हमने तय किया है कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर अपना भविष्य जो है वो बनाएंगे, अपने आप को स्थापित करेंगे, अपना नाम इस इंडस्ट्री के अंदर बनाएंगे, तो डट करके हमें इन सारी परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि कोरोना वायरस कोविड-19 के बाद में भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री में मिलियनियर बनेंगे, क्योंकि फिल्टर लगता है दोस्तों। नोटबंदी के बाद बहुत सारे लोग होटल इंडस्ट्री में आए। लोगों ने सोचा नहीं था कि होटल इंडस्ट्री इस तरीके से स्वाइप अप हो जाएगी। आज तक दुनिया के अंदर कभी भी कैटरिंग इंडस्ट्री कभी भी प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि ब्याह शादी, मरण जन्म ये हमेशा चालू रहे, और ये चालू रहने की वजह से इंडस्ट्री कभी भी इफेक्टेड नहीं हुई। लेकिन कोरोना ने कैटरिंग इंडस्ट्री को भी कंप्लीटली वाइंड अप कर दिया है दोस्तों। तो जब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसमें सब कुछ वाइंड अप हुआ, उस सिचुएशन के अंदर जब दोबारा से रिकवरी होगी, जब दोबारा से लॉकडाउन अभी जैसे ही खुलने वाला है 3 तारीख को, हम लोग रिकवर करेंगे, वापस से मार्केट में स्टैंड करेंगे, तो जो लोग एक्टिव होंगे, जो लोग मार्केट में अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, जो लोग मार्केट में दिखाई देंगे एक्टिविटी ओरिएंटेड, वही लोग काम कर पाएंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से एक बार बीच में ये इंटरप्ट हो गया। आज हमारा ये जूम का पहला प्रयास है, जूम लाइव का। तो इस प्रयास में कुछ बाधाएं आएंगी दोस्तों, कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हमें कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है।
कुछ नई चीज का प्रयोग आज हम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से दिक्कतें तो आनी है दोस्तों। लेकिन कहा गया है जिस आज तक के प्रोग्राम में दिक्कतें आई हैं, तकलीफें आई हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को बहुत बड़ी सफलता मिली है और उन प्रोग्राम्स को अटेंड करने वाले लोग बड़ा इतिहास रच पाए हैं दोस्तों, बड़ी स्टोरी बना पाए हैं, बड़ा इतिहास लिख पाए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इंटरप्ट होने के बावजूद, ये जूम मीटिंग क्लोज होने के बावजूद भी सारे लोग बहुत फ्रिक्वेंटली वापस से कनेक्ट होते जा रहे हैं। वापस से ऑलमोस्ट सभी लोग इस प्रोग्राम में आ चुके हैं और धीरे धीरे जो लोग बाकी हैं वो भी आते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के दौर जब जब इस दुनिया में आएंगे, जब जब हमें ऑब्स्टेकल्स आएंगी, जब जब हमें प्रॉब्लम आएगी, तब तब हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकलते रहेंगे और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये रिजल्ट्स निकल करके आए, अब तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स आई बड़ी, उन सारी प्रॉब्लम्स के ये रिजल्ट हमारे सामने आ पाए दोस्तों। इन प्रॉब्लम्स के बाद में कुछ लोग ऐसे रहे जिन लोगों ने अपने आप को बहुत जल्दी से इन प्रॉब्लम से बाहर निकाला और अपने आप को इस मार्केट में स्थापित किया। कौन वो लोग थे? क्या उन लोगों ने किया होगा ऐसा? दुनिया में हमेशा कहा गया है दोस्तों, दुनिया में हमेशा एक खेल रहा है, 95 और 5 का खेल चला है दोस्तों। दुनिया के 95% लोग हमेशा कमियों को ढूंढते रहे हैं। दुनिया के 95% लोग हमेशा प्रॉब्लम्स में जीते रहे हैं और कमियों में परेशान होते रहे हैं। लेकिन दुनिया के 5% ऐसे लोग रहे हैं जिन लोगों ने उन कमियों की तरफ ध्यान न देकर के, उन परेशानियों की तरफ ध्यान न देकर के केवल अवसर की तरफ ध्यान दिया है, अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान दिया है और अपने आप को बहुत आगे ले गए हैं दोस्तों। वो लोग जो अपने जीवन में कामयाबी के उत्कर्ष तक पहुंचे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में 5% लोग 95% असेट के ऊपर राज करते हैं और 5% लोग ही पूरी दुनिया को चलाते हैं दोस्तों। और 95% जो बाकी के बचे हुए लोग हैं वो उन 5% लोगों की सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके आगे पीछे भागते हैं दोस्तों। तो आप और हम जिंदा दिल लोग हैं, हम चाहते हैं कि हम उस 95 में भले ही पैदा हुए हों, लेकिन हम जाने से पहले, इस धरती को छोड़ करके जाने से पहले उस 5% में हमारी काउंटिंग करवा करके जाएंगे। और हम संकल्पित हैं इस चीज को लेकर के कि हम हमारे परिवार के आखिरी वो इंसान हैं जो मिडिल क्लास में हैं। मैंने तो मेरे जीवन का एक प्रण ले रखा है कि मैं मेरे जीवन का आखिरी मिडिल क्लास इंसान हूं। इसके बाद मेरे परिवार में कोई मिडिल क्लास इंसान नहीं होगा। और मैं ये वादा करता हूं कि जो जो लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो जो लोग हमारे साथ रहेंगे, उनमें से किसी भी व्यक्ति को हम मिडिल क्लास में रहने नहीं देंगे। हर उस व्यक्ति को इस 95% के पार्ट में से उठा करके 5% वाले पार्ट में हम लेकर के जाने के लिए संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं और कंटिन्यूअस उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स हम लोग उसके लिए हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। इसके बाद यदि मैं बात करूं पॉजिटिव इंपैक्ट्स की, कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे इस कोरोना वायरस के, इस कोविड-19 के, तो दोस्तों आप पॉजिटिविटी को ढूंढेंगे तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी दोस्तों। अब क्या क्या पॉजिटिविटी हो सकती है? वर्तमान में आपको एक ताजा अभी स्टेटमेंट आया है रतन टाटा का। रतन टाटा ने भी कहा है कि झुग्गी झोपड़ियों से बाहर निकलिए, खुद का आशियाना बनाइए। यदि अभी भी आप किराए के मकान में हैं तो उस किराए के मकान से बाहर निकलने का वक्त अब आ चुका है दोस्तों। आज इस वर्तमान परिदृश्य में जब से ये कोरोना वायरस जैसी घटना घटित हुई है, आप देखिए इस घटना के दौरान लोगों को सिखा दिया है इस कोरोना वायरस ने कि हम लोग अब अच्छी फैसिलिटीज के साथ में थोड़ी सी बड़ी स्पेशियस जगह के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई व्यक्ति 1 BHK में रह रहा है तो वो व्यक्ति अब चाहता है कि मेरे पास 2 BHK हो। कोई व्यक्ति यदि 100 वर्ग गज के मकान में रह रहा है तो वो चाहता है कि मेरे पास में 200 गज का मकान हो। आप और हम लोग आज से पहले कितनी बार अपनी छत पर गए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वर्तमान पिछले 1 महीने के यदि सिनेरियो को आप देखें तो आप रोज अपने 3 से 4 घंटे आपने अपनी छत पर जाकर के बिताए होंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि वाकई में अपने मकान की, खुद के एक मकान की, इंडिपेंडेंट हाउस की क्या वैल्यू है, खुद की छत की क्या वैल्यू है, उसकी क्या महिमा है। रात को जब आप उस पर घूमते होंगे तो एक ठंडी हवा का झोंका जब आता होगा तो आपको कितना आनंद देता होगा वो। लेकिन वो आनंद वही लोग ले पा रहे होंगे जिनके पास में थोड़ा सा स्पेसियस मकान है, जिनके पास थोड़ी सी बड़ी छत है। आप सोचिए घरों के अंदर किस प्रकार के तनाव इस समय शुरू हुए हैं। जिनके पास में 1 बेडरूम
हॉल किचन का मकान है और परिवार में 5 लोग हैं, आपस में भिड़ रहे होंगे, इन दिनों सुख शांति से नहीं जी पा रहे होंगे, क्योंकि जब सारे लोग पूरे दिन घर के अंदर फ्री बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, छोटी छोटी कमियों को नोटिस करेंगे और आपस में फाइट को स्टार्ट करेंगे। कितने मेंटली स्ट्रेस्ड पीपल इन दिनों में पड़े होंगे, जो दिमागी रूप से अस्वस्थ हो गए होंगे दोस्तों। लेकिन उन लोगों को कोई इंपैक्ट नहीं हुआ बहुत ज्यादा, जो लोग थोड़े से शहर से दूर, सिटी से थोड़ा सा दूर खुले वातावरण में हैं, थोड़े से सुख सुविधाओं के साथ में कोई ऐसी इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर वो लोग रह रहे हैं जहां पर अच्छा पार्क है, जहां पर अच्छी फैसिलिटीज हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब ये जो परिदृश्य बदला है, इस बदले हुए परिदृश्य में हर आदमी चाहता है कि मेरे को फैसिलिटीज मिले, क्लब हाउस मिले, गार्डन मिले, मुझे अच्छा वहां पर शॉपिंग मार्केट मिले, सिक्योरिटी मिले, ताकि हर कोई व्यक्ति एंटर ना कर पाए टाउनशिप के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी का भी आज तक बहुत बड़ा एस्पेक्ट लोगों को समझ में नहीं आया था, जो कि अब आया है। लोगों ने अपनी कॉलोनियों के बाहर बूम बैरियर्स लगा दिए हैं, अपनी गाड़ियों को लगा करके अवरोध पैदा किए ताकि बाहर का कोई व्यक्ति उनकी गली में ना घुस पाए, उनके घर के अंदर एंटर जल्दी से ना कर पाए, गली में ना एंटर कर पाए। तो दोस्तों इसके लिए लोगों को फील हुआ है कि एक सिक्योर्ड कैंपस में रहना कितना अच्छा होता यदि पहले से सिक्योर्ड कैंपस में रह रहे होते। तो चाहे थोड़ा सा दूर हो लेकिन क्लीन एनवायरनमेंट हो, साफ और स्वच्छ एनवायरनमेंट हो, अच्छी फ्रेश एयर हो। जैसा कि उदाहरण के लिए आप ये मान सकते हैं कि आपका सुरक्षा एनक्लेव वाटिका इंफोटेक सिटी जो प्रोजेक्ट है वो इन सब चीजों पर बिल्कुल खरा उतरता है दोस्तों। इन सारी एमिनिटीज के ऊपर ये प्रोजेक्ट, सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल खरा उतरता है, जहां पर आपके 51 जो रीजन्स आज के 2-3 महीने पहले जब हमने टाउनशिप लॉन्च की थी उस समय बनाए थे, हमें उस समय पता नहीं था कि 3 महीने बाद कोरोना वायरस आएगा और ये 51 जो पॉइंट्स हैं वो हर आदमी के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट्स होंगे। कहीं पर अपना मकान या आशियाना बनाने के लिए सबसे पहले वो इन सब चीजों को नोटिस करेगा। आज दोस्तों ऑलरेडी आपके और हमारे पास में ऐसा शानदार प्रोडक्ट है जिसको हम पूरे मार्केट में शोकेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को उसकी वैल्यू, क्योंकि अब लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। इस कोरोना के इंपैक्ट ने हर व्यक्ति को सुरक्षा एनक्लेव की, वाटिका इंफोटेक सिटी की वैल्यूएशन समझा दी है दोस्तों। इसलिए अब मौका है उसका फायदा उठाने का, मौका है अब लोगों को उसके बारे में वापस से बताने का और जागृति फैलाने का दोस्तों। और यदि मैं बात करूं अब लोन की आरओआई की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अब कम कर दी है। तो उसकी वजह से अब आपको यह भी एक फायदा मिलने वाला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से अब लोगों के लिए लोन की ईएमआई का जो बर्डन है वो बर्डन और कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होने से और कम ब्याज अब लोगों को लगेगा तो ईएमआई ऑटोमेटिकली और कम आएगी लोगों की। तो हमें ये भी लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी इस लॉकडाउन के बाद में हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है इस चीज के बारे में। और आने वाले टाइम में और भी संभावनाएं हैं कि गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी, क्योंकि दोस्तों 2025 तक आते आते ये इंडस्ट्री जीडीपी में अपना 13% पार्ट अदा करने वाली है। 13% जीडीपी का हिस्सा रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2025 तक बनने वाली है। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फंडिंग इस इंडस्ट्री को देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा इसके लिए फोकस करना पड़ेगा, पॉलिसीज बनानी ही पड़ेगी दोस्तों। इसलिए आप और हम सब यदि कमर कस करके तैयार हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट की इन सब पॉलिसीज का हम लोग फायदा ले पाएंगे। इसके बाद में मैं बात करूं अर्बनाइजेशन की, शहरीकरण की, तो दोस्तों शहरीकरण बहुत तेज गति के साथ में बढ़ रहा है। कोरोना के बाद में इस चीज का हमें और ज्यादा फायदा मिल पाएगा, क्योंककि अब लगभग 2030 तक आते आते जो गवर्नमेंट के डेटाज हैं, जो सर्वे एजेंसीज के डेटाज हैं, वो ये कह रही है कि 59 करोड़ लोग की आबादी हो जाएगी शहरों की 2030 तक आते आते। तो जब शहरों में आबादी बढ़ेगी, 59,000 करोड़ लोग जब 59 करोड़ लोग जब आने वाले हैं शहरों के अंदर, तो उनको निश्चित रूप से रहने के लिए उनको मकान भी चाहिएगा, खुद का आशियाना भी चाहिएगा, और उसको हम लोग दे पाएंगे वो आशियाना। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से चाइना का बाइकआउट हो रहा है, तो इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी उभर करके सामने आएगा। और जब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर करके सामने आएगा तो दोस्तों जयपुर को भी बहुत बड़ा इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि महिंद्रा सेज
आपके और हमारे अजमेर रोड पर स्थित है। और दोस्तों इस पूरे कोरोना वायरस के टाइम फ्रेम में सबको ये पता लग गया कि न सोना काम आया, न शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा काम आया। यदि काम आया तो केवल और केवल हमें अपना घर ही काम आया, अपना आशियाना, अपना मकान ही काम आया। इसलिए हर व्यक्ति अब आने वाले समय में अपने मकान पर कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस करेगा। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि होमलैंड की क्या जर्नी रही, क्या चेंजेस किए होमलैंड ने डिमोनेटाइजेशन के बाद में और उसके क्या रिजल्ट आए। एक प्रैक्टिकल आपको मैं एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, एक केस स्टडी पेश कर रहा हूं होमलैंड ग्रुप के बारे में। होमलैंड ग्रुप ने डिमोनेटाइजेशन के बाद में, नोटबंदी के बाद में क्या किया, होमलैंड ने जैसे ही नोटबंदी हुई तो बहुत सारे अपने आप के अंदर चेंजेस किए। होमलैंड ग्रुप ने सबसे पहले वर्टिकल सेल्स मॉड्यूल बनाया, अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया। पहले टोल प्लाजा से आगे जाकर के काम करते थे तो टोल से पहले काम करना स्टार्ट किया, अच्छी लोकेशंस पे काम करना स्टार्ट किया, अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए, चैंपियंस मीट करने लगे जिससे हमारा बिजनेस पार्टनर्स का समूह तेज गति के साथ बढ़ने लगे। होमलैंड ट्रेनिंग एकेडमी की हम लोगों ने शुरुआत की, जिसके बैनर के नीचे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स हम लोग टाइम टू टाइम सब लोगों को दे पाए और लोग लर्निंग लेकर के आगे बढ़ पाए। इसके अलावा हम लोगों ने साइट के ऊपर बहुत बड़े बड़े लॉन्चिंग इवेंट्स करना प्लान किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए और एक एक दिन में 10-10 हजार गज माल बिका। इसके अलावा हम लोगों ने हाई टी के प्रोग्राम रेगुलरली किए, खुद का प्रॉपर्टी एक्सपो किया और ऐसे बहुत सारे आमूल चूल परिवर्तन जो रियल एस्टेट में किसी ने नहीं किए, हमने सबसे पहले किए। और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि आज होमलैंड ग्रुप जयपुर रियल एस्टेट मार्केट की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट ग्रुप बन पाया और सबसे ज्यादा माल जयपुर रियल एस्टेट मार्केट में पिछले 2 सालों में होमलैंड ग्रुप बेच पाया एज ए ब्रोकिंग हाउस। तो दोस्तों यदि डिमोनेटाइजेशन के बाद ये किए गए चेंजेस हमारे सफल रहे हैं तो अब फिर से बारी है कुछ चेंजेस इंडस्ट्री में करने की, कुछ परिवर्तन करने की, कुछ बदलाव अपनी कार्यशैली में करने की। क्या बदलाव हम करने जा रहे हैं अब कोरोना के बाद में, इन बदलावों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हम एंटर करने जा रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड में। इस डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग एंटर करके और हम बताएंगे कि किस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में अब काम किया जाना संभव होगा, किस तरीके से आप और हम सब लोग मिलकर के इस डिजिटल वर्ल्ड में काम करके अपॉर्चुनिटीज को भुना पाएंगे। दोस्तों इस डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कोरोना के बाद क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं। हम सबसे पहले बदलाव करने वाले हैं ट्रेनिंग के मॉड्यूल के अंदर। अब तक जो ऑफलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हम देते थे, अब इसको पूरा हम लोग कंप्लीटली डिजिटाइज कर रहे हैं, कंप्लीटली इसको ऑनलाइन मॉड्यूल के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। अब हम कंप्लीटली स्किल के साथ में डिजिटल ट्रेनिंग पे भी फोकस करेंगे कि किस तरीके से आप लोग डिजिटल हो सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी टीम को डिजिटलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से डिजिटल मीट की जाएंगी। अब एसोसिएट के साथ में हम लोग बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी डिजिटल मीट करेंगे। जिस तरीके से पहले चैंपियंस मीट करते थे होटलों में, 400-400, 500-500 लोगों की हर महीने हमारी चैंपियंस मीट हुआ करती थी, अब वो डिजिटल मीट के रूप में तब्दील होगी। इसके अलावा ऑनलाइन साइट विजिट्स का क्रेज अब हम लोग बढ़ाएंगे और फॉलोअप भी ऑनलाइन करने के लिए हम लोग अब ट्रेनिंग्स देंगे, किस तरीके से ऑनलाइन फॉलोअप किया जा सकता है, कैसे ऑनलाइन बुकिंग होगी। अब पोर्टल के थ्रू पेमेंट गेटवे हम लोग बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं कि पेमेंट गेटवे के थ्रू हम लोग अब पेमेंट्स को रिसीव करना स्टार्ट करेंगे, रिसीवेबल्स थ्रू पेमेंट गेटवे। डिजिटल प्रमोशन और लीड जनरेशन पर अब हमारा बहुत भयंकर तरीके से फोकस रहने वाला है दोस्तों, ये भी अब हम लोग बहुत तेज गति के साथ में करने वाले हैं। दोस्तों ये सारी चीजें तो वो हैं जो हम करने वाले हैं, होमलैंड ग्रुप करने वाला है आप सब लोगों के लिए। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी है अपने लिए, अपनी टीम के लिए। आज के इस ट्रेनिंग सेशन का सबसे अहम पार्ट, सबसे अहम मुद्दा शुरू होने जा रहा है दोस्तों, इसलिए आप लोग बिल्कुल सीरियसनेस के साथ में अपनी नोटपैड और डायरी पेन लेकर के बैठ जाइए कि अब क्या क्या काम है जो आपको करने हैं, जो आपको आज से ही शुरू कर देने हैं अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए। तो पहला काम करना है दोस्तों, हमें अपने आप को बहुत जल्दी से ढाल लेना है, अपने आप को बहुत जल्दी से बदल लेना है, हमें बहुत जल्दी से अपने आप को एडेप्टेबिलिटी के साथ में हमें मजबूत कर लेना है, हमें एडेप्टेबल बनना है, अनुकूलनशील बनना है। जैसी परिस्थितियां आए तुरंत वैसे ढल जाएं दोस्तों हम लोग, तो हम मार्केट में जीत पाएंगे। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को हमें बहुत तगड़ा मजबूत करना है, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति चल पाएगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मजबूत होगी। आपको डिजिटलाइजेशन में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, डिजिटल इंडिया के अंदर आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब तक मोबाइल नहीं था किसी के पास मोबाइल नहीं थे, लेकिन जब मोबाइल आया तो हर व्यक्ति की जरूरत बना। आज जिस व्यक्ति के पास मोबाइल फोन नहीं है, क्या वो रियल एस्टेट का व्यवसाय कर सकता है दोस्तों?
जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जिसके पास मोबाइल नहीं है, क्या वो रियल एस्टेट में मोबाइल का व्यवसाय कर सकता है? क्या रियल एस्टेट का व्यवसाय कर सकता है? दोस्तों, इसी तरीके से जिस व्यक्ति को आज ईमेल करना नहीं आता है, फेसबुक चलाना नहीं आता, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता है, जिसको व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं बनाना आती है, जिसको लिंक्डइन पे नहीं आना आता है, जिसको यूट्यूब पे वीडियो बना करके पोस्ट करना नहीं आता, खुद का यूट्यूब चैनल बनाना नहीं आता, वो व्यक्ति अब इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा। अब हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा इन चेंजेस को, हमें अब अपने आप को बदलना पड़ेगा जल्दी से इन सब चीजों के लिए। अब हमें टीम बिल्ड करनी पड़ेगी हमारी तेज गति के साथ। फिर से हमें एक नई शुरुआत, नई पारी खेलने के लिए अपनी टीम पर फोकस करना पड़ेगा। हमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे फोकस करना पड़ेगा। टीम को जबरदस्त ब्लैक कैट कमांडो बना के सारे हथियारों से मजबूती दे करके, सारे हथियारों से लिबरेज करके उनको फील्ड में उतारना पड़ेगा। पूरे वेपन्स के साथ में उनको फील्ड में उतारना पड़ेगा। दोस्तों, हमें इंप्रूव करना पड़ेगा हमारे क्लाइंट एक्सपीरियंस को। क्लाइंटों के साथ आज तक यदि हमने हमारे एक्सपीरियंस को इंप्रूव नहीं किया तो अब जरूरत है क्लाइंट एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने की, क्लाइंट के साथ में पर्सनल बॉन्डिंग बनाने की, रिलेशनशिप बिल्ड करने की, उसके एक परिवार के सदस्य बनने की। चाहे उसका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, आपको हर उस सेलिब्रेशन में शरीक होना चाहिए। क्लाइंट के हर वक्त आपको सचेत रहना चाहिए, उन लोगों के साथ मिलना चाहिए, उनको विश करना चाहिए। इसके अलावा उसको पर्सनल अटेंशन देना पड़ेगा। मैं सभी टीम लीडर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी टीम इस काम को कितना कर रही है ये इंपॉर्टेंट कम है, आप उस काम को कितना कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने सारे क्लाइंट्स को खुद पर्सनली अटैच कीजिए अपने साथ में, खुद उनको पर्सनली अटेंड कीजिए, खुद उनके साथ पर्सनली बातचीत कीजिए और सब लोगों के साथ में मिलकर के टेस्टिमोनियल्स बनाइए। सब लोगों से फटाफट अपने फेवर में टेस्टिमोनियल्स मांगिए। अच्छे जिनके साथ आपके रिलेशन हैं उनके साथ फटाफट से टेस्टिमोनियल, ऑडियो विजुअल उनसे मंगवाइए। उनसे कोई रिटर्न में, कोई फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कोई उनसे कमेंट मंगवाइए, कोई उनकी डायरी के अंदर नोट करके एक फोटो क्लिक करवा के उनसे एक हैंड रिटन आप मंगवाइए। इस तरीके से आप प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में यदि मैं बात करूं तो आपको फोकस करना पड़ेगा अपने अप्रोच को, आपको अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा। दोस्तों, अब तक आप यदि पूरे मार्केट में फोकस करके दौड़ रहे थे तो एक 80-20 रूल, जो कि मैंने मेरे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पहले भी आप लोगों को बताया है, आज समय कम है इसलिए डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 80-20 रूल को फॉलो कीजिए। उन 20% लोगों पर फोकस कीजिए जो आपको 80% बिजनेस देने वाले हैं। उन 20% टीम पर फोकस कीजिए जो आपको 80% बिजनेस देने वाली है। आइडेंटिफाई कीजिए उस टीम को, आइडेंटिफाई कीजिए उन क्लाइंट्स को, आइडेंटिफाई कीजिए अपने बायर्स के पर्सोना को, अपने क्लाइंट्स के व्यक्तित्व को पहचानिए। क्या उसकी एज है, क्या जेंडर है, क्या उसका ज्योग्राफी है, क्या प्रोफेशनल लाइफ है उसकी, क्या इनकम है, किस प्रोफेशन में जॉब करता है, कहां रहता है, ये पर्सोना आपके पास में उस क्लाइंट का होना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको एक सक्सेस मंत्रा दे रहा हूं, एक टिप दे रहा हूं जो मैंने बहुत रिसर्च की है कि आप अपने सेगमेंट के अलावा दूसरे किसी सेगमेंट के व्यक्ति के साथ में टाई अप कर सकते हैं जिसका बायर सेगमेंट आपका और सामने वाले का समान हो। ऐसे व्यक्ति ढूंढिए जिनका क्लाइंटेल, जिनके लिए क्लाइंट, जो जिस क्लाइंट पर वो फोकस करते हैं उसी क्लाइंट पर आप फोकस करते हो। ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढिए दोस्तों। जैसे बैंक होम लोन जिन क्लाइंट्स को देता है वही क्लाइंट रियल एस्टेट लेते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके साथ जुड़ करके आपके साथ व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और आपके साथ बड़ा काम कर सकते हैं। उनको आप दूसरे प्रकार की लीड पास बैक कर सकते हैं। आप उनके साथ एक टाई अप बना सकते हैं कि वो आपको रियल एस्टेट की लीड दें और आप उनको लोन की लीड दें। इसी प्रकार से दूसरी तरीके के और आप कुछ आइडियाज काम में ले सकते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ भी आप जुड़ करके उनकी पाइपलाइन, उनकी लीड्स पे भी आप लोग काम कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो डेटाबेस आपको मजबूत करना पड़ेगा। बहुत बार मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, वो लोग कहते हैं सर मेरी डायरी खो गई, मेरा तो सब कुछ खो गया, आज तक का मेरा जितना कॉन्टैक्ट डेटाबेस था वो सब कुछ खो गया। तो दोस्तों, अपने इस डेटाबेस को, अपने इस कॉन्टैक्ट बेस को अब उसको डिजिटलाइज कीजिए, अब उसको एक्सेल में बनाइए और उसका मल्टीपल जगह पर उसका बैकअप रखिए। आपकी मेल के ऊपर उसका बैकअप रखिए और टाइम टू टाइम उस डेटाबेस पर काम कीजिए। उस डेटाबेस पर मैसेज शूट कीजिए, उस डेटाबेस पर व्हाट्सएप कीजिए, उस डेटाबेस पर मेलर्स कीजिए और अपने आप को अपडेट कीजिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अपने आप को अपडेट कीजिए, क्योंकि अपडेट करना सबसे बड़ी जरूरत है दोस्तों। कि जो व्यक्ति अपने आप को अपडेट नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति हमेशा दौड़ में पीछे रहेगा, हमेशा दौड़ में वो व्यक्ति पिछड़ता जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति दौड़ लगाने की ओर फोकस करेगा, जो व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की ओर फोकस करेगा, निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीत पाएगा। आज की मेरी बात को समराइज करता हूं एक कहानी के साथ में, आप सब लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं। एक बार एक व्यक्ति था जो एक बकरी लेकर के आया
चार ठगों ने देख लिया कि बाबा आज बकरी लेकर के आया और बाबा की बकरी का आज अपने को उड़ाना है, बाबा की बकरी आज अपने को चुरानी है। उन लोगों ने प्लान किया, चार अलग अलग चौराहे पर वो लोग खड़े हो गए और सबसे पहले चौराहे पर बाबा जैसे ही अपनी बकरी लेकर के आया, पहले ठग ने बाबा से कहा, बाबा ये कुत्ता कहां से लाया? अब बाबा परेशान, बाबा अपने दिमाग में अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मैं लाया तो बकरी था, कुत्ता कैसे हो गया? बाबा ने उसका नीचे ऊपर सब चेक किया, बाबा ने देखा कि नहीं यार है तो बकरी, ये बेवकूफ बना रहा है मुझे। बाबा आगे की ओर बढ़ दिया, आगे की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही बाबा थोड़ा सा आगे की ओर चला, अगले चौराहे पर फिर बाबा को एक ठग मिला और बाबा ने कहा, बाबा जबरदस्त कुत्ता है, कितने में लाया है? आज ही मुझे दे दे बाबा, कितने रुपए लेगा बोल। अब बाबा का दिमाग खराब, बाबा बोला बकरी लाया था, कुत्ता कैसे? बाबा फिर से उसको पूरा चेक किया, सब कुछ चेक वेक करने के बाद बाबा बोला है तो बकरी यार, मामला क्या है? लेकिन दूसरे व्यक्ति ने भी मुझे कह दिया कि ये बकरी नहीं है कुत्ता है। बाबा फिर से हिम्मत करके थोड़ा सा और आगे बढ़ा और तीसरे चौराहे पर जो ठग मिला उसने उसे कहा, केवल बोला नहीं ज्यादा, इतना सा बोला, बाबा कू। और बाबा ने कहा ले जा, तू ले जा, इसको फ्री में ले जा, तू ले जा इसको फ्री में। तो कॉन्फिडेंस तीन लोगों ने मिलकर के बाबा का हरा दिया। बाबा को ये विश्वास दिला दिया उन तीन लोगों ने मिलकर के कि बाबा जो बकरी लाया था वो बकरी नहीं थी, कुत्ता था। क्या दोस्तों वाकई में वो कुत्ता था या वाकई में वो बकरी थी? आप सब लोगों का क्या मानना है? बाबा लाया बकरी था तो बकरी थी। बाबा ने 2 बार रास्ते में मिलकर के रुक करके चेक किया कि वो बकरी है, लेकिन फिर जब तीसरी बार भी व्यक्ति ने कहा तो बाबा को लगा नहीं यार, शायद गलती से मैं भूल कर गया, शायद पहचानने में गलती कर दी, शायद मैं बकरी की जगह कुत्ता ले आया। दोस्तों अभी आपको मार्केट में भी बहुत सारे ठग मिलने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री तबाह हो गई, बर्बाद हो गई इंडस्ट्री, नहीं चलेगा ये धंधा, नहीं होगा काम, नहीं होगा ये व्यापार। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नोटबंदी के बाद भी हजारों लोगों ने कहा था ये धंधा नहीं चलेगा। दोस्तों क्या पिछले 3 साल में ये धंधा नहीं चला? जिन जिन लोगों ने सतत और निरंतर रूप से प्रयास किया और अपने आप को मार्केट में खड़ा रखा, उन लोगों का धंधा न केवल चला बल्कि धंधा उन लोगों का दौड़ा। दोस्तों उन लोगों ने पिछले 2 साल में वो कमाया जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं कमाया था, लेकिन कमाया उन्हीं लोगों ने जिन लोगों ने अपने आप को अपडेट किया। यदि दोस्तों आप लोग भी अपने आप को अपडेट करने के लिए तैयार हैं, यदि आप लोग भी अपने विश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा पुरुषार्थ के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आप इस जंग को जीत पाएंगे। एक बार फिर से आप इस इंडस्ट्री में राज कर पाएंगे। और ये इंडस्ट्री ऐसे योद्धाओं के लिए ही बनी है दोस्तों, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि नाम ही है रियल एस्टेट, वास्तविक व्यापार। अवास्तविक व्यापार दुनिया करती आई है, लेकिन वास्तविक व्यापार जो लोग करते हैं उन लोगों को दिक्कतें, तकलीफ निश्चित रूप से आनी है। इसलिए ये तकलीफें आती रहेंगी, लेकिन उन तकलीफों के बाद का जो परिणाम उन लोगों को मिलता है, निश्चित रूप से बाकी सेल्स की दुनिया में उतना परिणाम किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलता जितना परिणाम, जितना पारितोषिक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोगों को मिल पाता है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं और आपके भीतर परमात्मा को नमन करता हूं कि आप लोगों ने पिछले लगभग 1 घंटे से मेरी बात को सुना। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब ये मार्केट खुलने वाला है, अब मार्केट में मोमेंटम आने वाला है। अब इंतजार मत कीजिए, अब अपने घरों में बैठे रह करके आप अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं नहीं कह रहा कि अभी आप फील्ड में निकलिए, आप बाहर निकलिए, नहीं। अभी जब तक गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती है तब तक आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, लेकिन अपने घर का कोई एक कोना ऐसा ढूंढ लीजिए जिस कोने में बैठ करके रोज सुबह आप उसी तरीके से काम कर पाए जिस तरीके से आप अपने ऑफिस जाकर के काम करते थे। अपना एक शेड्यूल सेट कीजिए। डेली यदि आप 9:30 बजे ऑफिस जाते थे तो अभी भी आप 9:30 बजे तैयार होकर के ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में जाकर के या अपने घर के किसी एक कोने में जाकर के प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ में, अपने फॉर्मल ड्रेस कोड के साथ में जाकर के बैठिए उस कोने में। चाहे 2 घंटा ही आप काम करें, लेकिन आप काम करें बैठ करके वहां पर। अपने आप को वापस से उस रूटीन में, वापस से उन हैबिट्स के अंदर ढालने की कोशिश करें। वापस से अपने आप को उसी रूटीन के अंदर लेकर के आए, क्योंकि कई सारे लोगों ने गलत आदतें भी इस दौरान लगा ली होंगी, कई सारे लोगों ने आलस भी पाल लिया होगा। तो इस आलस से दूर निकलिए, वापस से जुट जाइए, वापस से लग जाइए, मोमेंटम मचाएंगे दोस्तों, क्रांति रचेंगे, फिर से इतिहास लिखेंगे दोस्तों। होमलैंड ग्रुप की तरफ से मैं एक बार आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय होमलैंड, थैंक यू।